तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो ये आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं राफेल ब्रांडो के इस 4 डेज आउट फिजिक अपडेट से। तो इन 24 घंटों के अंदर राफेल की तरफ से हमें मल्टीपल कुछ अपडेट्स देखने मिले और इस बार इस अपडेट से तो उनके सारे फैंस और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। जहाँ के किसी होटल रूम में राफेल नील हिल के सामने पोजिंग कर रहे थे और उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बहुतों का ये कहना है कि राफेल स्टिल इन अपडेट्स में साइज वाइज उतने ज़्यादा मैसिव नहीं दिख रहे। इवन उनका जो करंट साइज है वो इस साइज के साथ सैमसंग या हार्डी के अगेंस्ट खड़े नहीं हो पाएंगे। अब ये बात पूरे तरीके से तो झूठ भी नहीं है क्योंकि राफेल ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि राफेल एक बिगर फिजिक के साथ तो आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेज पे बिगेस्ट बॉडी बिल्डर रहने वाले हैं। अब इस बात को तो हम सब जानते हैं कि साइज के मामले में ओहायो स्टेज पे कोई भी बॉडी बिल्डर सैमसंग को बीट नहीं कर पाएगा, बट वही राफेल का कहना है कि राफेल एक ऐसा कॉम्बिनेशन लाएंगे अपने साइज, अपने एस्थेटिक और अपने कंडीशनिंग का जो कि सैमसंग को हेड टू हेड का टक्कर देगा। और करंट में सबसे मेन जो बात है कि राफेल एक्चुअली में काफ़ी लो कार्ब्स पे है जिसके वजह से उनकी फिजिक इतनी फ्लैट आ रही है और वो भी शायद लास्ट कुछ 8 दिनों से। इवन इस पोजिंग के पहले उन्होंने कोई वर्कआउट भी नहीं किया था जिससे कि उनकी बॉडी पम्प्ड अप दिखे। इवन कंडीशनिंग वाइज राफेल एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं और मेरे अकॉर्डिंग एक बार जब राफेल कार्ब्स लोड कर लेंगे तब उनके रियल इंप्रूवमेंट सामने आने वाले हैं। इवन उस चीज़ का अंदाजा आप इस अपडेट से ही लगा सकते हो कि इतने दिनों तक लो कार्ब्स पे रहने के बावजूद राफेल बस अपने थोड़े वर्कआउट्स के पंप के बाद इतने ज़्यादा राउंडर और फुलर दिख रहे हैं। इवन मेरे ख्याल से शायद राफेल एक्चुअली में इतने ज़्यादा मस्कुलर कभी दिखे भी नहीं है। इवन नील हिल ने भी राफेल का जो अपडेट पोस्ट किया है जिसमें राफेल साइड चेस्ट पोस्ट को हिट कर रहे हैं तो उसमें भी राफेल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिख रहे हैं। बाकी अब तो सारी चीज़ें नील हिल के ऊपर ही डिपेंड है कि शो वाले दिन राफेल को वो कैसे पिक करवा के लाते हैं। अब भाई वो बात करते हैं जस्टिन रॉड्रिगस के इन लगभग 5 डेज आउट फिजिक अपडेट्स के ऊपर। तो शायद से ये जस्टिन की तरफ से उनके लास्ट फिजिक अपडेट्स थे इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के पहले। वैसे सिचुएशंस तो कहीं ना कहीं इनके ऑपोजिट में ही बने हुए हैं, खासकर इनके पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखकर, बट स्टिल कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जस्टिन इन अपडेट्स में कंडीशनिंग वाइज ऑन पॉइंट दिख रहे हैं। वैसे इस बात को मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि अगर जस्टिन को इस लाइनअप में एक्चुअली एक स्टैंड आउट करना है देन उन्हें कहीं ना कहीं 2022 आर्नोल्ड क्लासिक के प्री जजिंग वाले फिजिक को लाना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली उस लुक का जो कॉम्बिनेशन था वो एकदम परफेक्ट था। बट अगेन ऐसे फिजिक को बार बार लाना भी पॉसिबल नहीं होता। इवन उस फिजिक को तो जस्टिन कंटिन्यूस 2 दिन भी होल्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि फाइनल्स में ही जस्टिन उस फिजिक को नहीं ला पाए थे एंड इसीलिए उनकी प्लेसिंग भी गिरी थी। इवन वो 3rd प्लेस से सीधा 5th प्लेस पे चले गए थे। बाकी स्प्रेप के ड्यूरिंग इनके तरफ से जो भी अपडेट्स आए थे वो सारे इंप्रेसिव तो थे ही, बट उसके बावजूद मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस में जस्टिन टॉप 5 के बाहर ही है और कहीं ना कहीं वो चीज़ लेजिट भी है क्योंकि देखने जाए तो 2022 बोस्टन प्रो के बाद से जस्टिन ने फिर किसी शो में बढ़िया परफॉर्म करके दिखाया ही नहीं। बाकी अगर जस्टिन इस बार अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को लेकर आते हैं देन डेफिनेटली उस फिजिक से काफ़ी सारे लोग शॉक्ड होने वाले हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई वो बात करते हैं सैमसंग दौदा के ऊपर। तो फाइनली उनके तरफ से एक फिजिक अपडेट आ ही गया और वो भी उनके बैक डबल बाइसेप्स पोज का, इवन एक डिफरेंट लाइटिंग में। तो इस अपडेट को देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सैमसंग और मिलोस कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने चुन चुन के सैमसंग के वीकेस्ट पोज यानी बैक डबल बाइसेप पोज का ही अपडेट पोस्ट किया। इवन ये अपडेट तो इनके करंट का भी नहीं है क्योंकि ये अपडेट एनपीसी के हेडक्वार्टर्स में लिया गया अपडेट है और करंट में तो लगभग सारे बॉडी बिल्डर्स कोलंबस पहुंच ही चुके हैं। तो शायद कुछ दिन पहले सैमसंग एनपीसी के हेडक्वार्टर्स गए होंगे खासकर टाइलर मैनियन से कुछ फीडबैक्स लेने के लिए क्योंकि इस शो में सैमसंग को बस एक ही बॉडी बिल्डर से खतरा है और वो है हार्डी शोपैन। वैसे र्यूमर्स तो है कि सैमसंग स्टिल 300 पाउंड्स के बॉडी वेट पे चल रहे हैं और इवन उस बॉडी वेट में भी सैमसंग ओलंपिया के मुकाबले एक फार बेटर कंडीशनिंग को कैरी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि सैमसंग का ये कॉम्बिनेशन जहाँ साइज, कंडीशनिंग, एस्थेटिक सारी चीज़ें हैं तो क्या वो फिजिक हार्डी को बीट करने के लिए इनफ होगी या नहीं। और अगर सैमसंग हार्डी को बीट ना भी कर सके देन डेफिनेटली वो उनके और हार्डी के बीच के गैप को कम तो जरूर कर देंगे ओलंपिया के कंपैरिजन में। अब भाई वो बात करते हैं हॉर्स एमडी के ऊपर। वैसे हॉर्स ने जिस लाइटिंग में ये फोटो लिया है वो एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया लाइटिंग है। इवन मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं स्टेजेस में भी ऐसी लाइटिंग को कंसीडर करना चाहिए। बट अगर बात करें हॉर्स के फिजिक की तो इस अपडेट को देखकर एक चीज़ तो पता चल रही है कि हॉर्स के बैक मसल्स में डेंसिटी वाइज डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स आए हैं खासकर रोमानिया प्रो के मुकाबले। वैसे मिलोस के इस बार 3 एथलीट्स इस शो में कम्पीट करेंगे, हॉर्स एमडी, सैमसंग दादा और जेम्स हॉलिंगसेड, और उनका तो मानना है कि तीनों ही टॉप 5 के अंडर प्लेस होंगे। वैसे हॉर्स ने तो आज तक बस एक ही प्रो शो में कम्पीट किया है बट वो एक प्रो शो काफ़ी है इनको पोटेंशियल टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स के बीच रखने के लिए। बाकी एक्चुअली में तो स्टेज पे पता चलेगा कि हॉर्स कितने इंप्रूवमेंट्स करके आते हैं। अब भाई मो शाबान के इस फिजिक अपडेट को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये उनके करंट का ही फिजिक अपडेट होगा क्योंकि एक्चुअली में ये उनके कोच ने पोस्ट किया है और जहाँ की वो शाबान के जनवरी के फिजिक और करंट के फिजिक को कंपेयर कर रहे थे। तो पर्सनली इस 8 वीक्स आउट के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, जहाँ की शार्प तो दिख ही रहे हैं साथ साथ कंडीशन भी। अब वैसे शाबान कोई जेनेटिकली गिफ्टेड या मास मॉन्स्टर बॉडी बिल्डर तो है नहीं,
बल्कि इनका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो है उनका फ्रीक फैक्टर और उनका कंडीशनिंग। तो वैसे तो ये लगभग 1.5 साल के गैप के बाद कम्पीट कर रहे हैं, तो होप कि इस बार ये एक इंप्रूव फिजिक को लेकर आए। अब भाई बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर। वैसे करंट में शायद जेम्स हॉलिंगसेट एक लौते ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनके फिजिक से आपको काफी ज्यादा वाइब्स देखने मिलेंगे सेम ब्रांच वॉरेन के फिजिक जैसे। इवन जेम्स के करंट फिजिक अपडेट को देखकर एक बात तो क्लियर है कि जेम्स करंट में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को कैरी कर रहा है। इवन इस 5 डेज आउट के ट्रेनिंग फेज में अब तो ब्रांच वॉरेन भी पर्सनली जेम्स हॉलिंगसेट को उनके ट्रेनिंग में हेल्प करने आ गए हैं। तो अब इस चीज को देखने के बाद अगर ओहायो के स्टेज पे जेम्स हार्डी शोपैन के बाद मोस्ट कंडीशन और डिटेल बॉडी बिल्डर भी बन जाता है, तब भी मैं तो नहीं शॉक होने वाला। तो जेम्स के पास साइज और मास दोनों की कोई कमी नहीं है, और अगर जेम्स उस चीज के साथ साथ अपनी शार्पनेस और अपनी डिटेलिंग को भी इंप्रूव करके ला पाते हैं, देन कहीं ना कहीं वो फिजिक भी टॉप 3 के अंडर आने का पोटेंशियल रखता है। वैसे इस बार जेम्स और मिलोस फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो उस बेस पे जेम्स का अपनी फिजिक को पीक करके लाना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, खासकर एक ऐसे कॉम्बिनेशन को लाना जहाँ की जेम्स फुलर तो दिखे ही, साथ ही साथ एट द सेम टाइम कंडीशन भी। बाकी इस मैटर में मुझे पर्सनली मिलोस की नॉलेज के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है कि मिलोस डेफिनेटली जेम्स की फिजिक को पिक करवा के ही लाएंगे स्टेज पे। अब भाई बात करते हैं एंटन वैलेंट के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी इनके 4 डेज आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे क्वेश्चंस तो इनके साथ भी इस बार है कि आखिर तक एंटन इस बार ओहायो के स्टेज पे कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। अब इस चीज को तो सभी ने नोटिस किया कि इन पीक वीक्स के दौरान एंटन ने एक्चुअली में अपने अपर फिजिक का जो फुलरनेस है उसको काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन किया, क्योंकि एक्चुअली उनका अपर फिजिक ही वो बॉडी पार्ट है जिसकी वजह से उन्हें अपने करियर में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज होना पड़ा है। इवन पास्ट शोज में जजेस का भी ये कहना था कि इनके लेग्स इनके अपर फिजिक के कंपेरिजन में कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से एंटन ने लगभग 1 साल अपने लेग्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेन ही नहीं किया था, बल्कि उसके जगह वो पूरे 1 साल अपने अपर फिजिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे थे। और आई थिंक कि कहीं ना कहीं उस फार्मूला ने इनके फिजिक के ऊपर काम भी किया, क्योंकि एक्चुअली में एंटन अपने करियर के बेस्ट फिजिक को कैरी कर रहा है, जहाँ की बहुत चांसेस बनता है कि ये भी इस साल ओहायो के टॉप 5 को क्रैक करने का पोटेंशियल रखे। इवन कंडीशनिंग के मामले में भी मुझे नहीं लगता कि एंटन किसी तरीके का कोई मिस्टेप करने वाले हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जब भी कम्पीट किया है तो ऑन स्टेज ही हमेशा एक बढ़िया कंडीशनिंग के साथ ही आया है, और सिर्फ कंडीशन ही नहीं बल्कि शेडेड और डिटेल्ड भी। बाकी देखने वाली बात तो ये होगी कि एंटन इस बार टॉप 5 को क्रैक कर पाते हैं या नहीं। अब भाई बात करते हैं एंजल कैल्डेरॉन के ऊपर। तो अब इनके तरफ से ये अनाउंसमेंट आ चुका है कि ये न्यूयॉर्क प्रो के ओपन डिवीजन में कम्पीट करेंगे। हालांकि एंजल इस चीज को तो जानते हैं कि निक वॉकर या टोनी ओवर्टन के सामने इनके जीतने के चांसेस लगभग ना के बराबर है, बट स्टिल एंजल इस शो में कम्पीट करना चाहते हैं। वैसे आज से कुछ टाइम पहले एंजल ने जे कटलर के सामने एक पोजिंग किया था, और उस पोजिंग को देखकर जे कटलर भी सरप्राइज थे कि कोई बॉडी बिल्डर अपने ऑफ सीजन में भी इतना कंडीशन कैसे हो सकता है। इवन उससे ज्यादा शौक तो जे कटलर इस चीज को सुनकर थे कि एंजल का जो करंट बॉडी वेट है वो है 250 पाउंड्स का, और उन्हें 212 में कम्पीट करने के लिए उसी वजह से काफी मसल्स को लूज करके आना पड़ता है। और कहीं ना कहीं शायद इसी चीज ने एंजल को मोटिवेट किया ओपन डिवीजन में कम्पीट करने के लिए। हालांकि ये पहली बार तो नहीं है कि जब एंटन ओपन डिवीजन में कम्पीट करने जा रहे हैं। इवन 2021 में ये बिग मैन शो के विनर भी थे, एंड देन उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये ओलंपिया में उस साल ओपन डिवीजन और 212 दोनों में कम्पीट कर सकते थे, बट इन्होंने 212 डिवीजन में ही कम्पीट किया। बाकी देखने वाली बात हुई कि एंजल न्यूयॉर्क प्रो में कैसे फिजिक को लेकर आते हैं। वैसे जब से शॉन क्लैरिडा ने आर्नो क्लासिक में कम्पीट किया है, और वो भी ओपन डिवीजन में, और जब से उनकी प्लेसिंग 5th आई थी, तो तब से 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी हद तक इंक्रीज तो हुआ है। बट अगर रियलिटी के बेस पे बात करें तो मुझे पर्सनली एंजल के इस शो को जीतने के चांसेस नहीं दिखते। इवन अगर ये टॉप 3 या टॉप 5 में भी आ जाते हैं देन तब भी बहुत बड़ी बात होगी। अब भाई बात करते हैं जॉन डेलारोसा के ऊपर। वैसे इनके साथ भी सीन कुछ ऐसा ही है कि किसी भी आर्नो क्लासिक के प्रेडिक्शन में इन्हें टॉप 5 के अंदर रखा ही नहीं जा रहा, और कहीं ना कहीं ये एक रीज़न बन सकता है जॉन के मोटिवेशन का, जिससे कि वो इस बार सारे लोगों को रॉन्ग प्रूफ कर पाए। इवन जॉन भी अपने इस 4 डेज आउट के फिजिक अपडेट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिख रहे हैं। हालांकि बस जॉन ही नहीं बल्कि इस लाइनअप के सारे बॉडी बिल्डर्स ही करंट में अपने टॉप फिजिक को कैरी कर रहे हैं, बट ये सीन तो हर साल ही देखने मिलता है, एंड देन आखिर तक बॉडी बिल्डर स्टेज पे उस फिजिक को ला ही नहीं पाते जैसा फिजिक वो प्रेप के दौरान कैरी करते हैं। बट बात करें जॉन की तो लास्ट ईयर टेम्पा प्रो में एक्चुअली में काफी कम्पिटिटिव फिजिक को लाए थे, और इस बार तो इन्होंने इस फिजिक में अच्छा खासा मास भी ऐड कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है इनके कॉन्फिडेंस का। इवन इनका तो ये भी कहना है कि ये टॉप 3 को क्रैक करना चाहते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा ही हाई एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि तब जॉन को अपने ऑल टाइम बेस्ट पे तो आना ही होगा, साथ साथ जो बॉडी बिल्डर्स इनसे बेटर है उनको ऑफ सीजन फिजिक के साथ आना होगा, एंड तब जाके शायद से जॉन टॉप 3 को क्रैक कर पाए। तो पर्सनली मुझे जॉन की फिजिक काफ़ी कम्पिटिटिव दिखती है, बस दिक्कत है इनके साथ इनके स्मॉल फ्रेम की, और आई थिंक कि कहीं ना कहीं इसी वजह से जॉन इस शो में भी स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे, खासकर कुछ मास मॉन्स्टर्स के सामने। अब भाई वो बात करते हैं रेमन डिनो के ऊपर। तो इनका जो करंट का डेथ फेस है और जो ऑफ सीजन फेस था इस साल का, उसमें कितने ज़्यादा डिफरेंसेस है आप उस चीज़ को खुद ही समझ पाओगे। बट एक्चुअली जो सबसे शॉकिंग इन्फॉर्मेशन इस अपडेट का वो ये है कि जो ऑफ सीजन का फेस है रेमन का, वो बस जनवरी का ही अपडेट है। मतलब बस 6 हफ्तों में रेमन ने अपनी फिजिक को इतना ज़्यादा श्रेडेड किया। इवन शायद ओलंपिया के बाद रेमन ने काफ़ी टाइम तक ट्रेनिंग भी नहीं किया था, इस रीज़न से कि तब उनका जो फूड इंटेक है वो कंट्रोल में रहेगा, एंड उनको अपने वेट कैप में आने के लिए ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो रेमन इस बार ओलंपिया के कंपैरिजन में भी एक शार्प और कंडीशन फिजिक को लाने वाले हैं।
हालांकि इस पूरे प्रेप में हमें रेमन का कोई बढ़िया फिजिक अपडेट तो देखने ही नहीं मिला। बाकी रेमन के कोच क्रिस एसिटो के करंट रिएक्शन को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि रेमन इस बार कुछ डिफरेंट करने वाला है। और इस चीज़ को तो मैंने पहले भी कहा था कि रेमन इस शो को डेफिनेटली जीतने वाला है और रेमन एक ही बेस पे इस शो को हार सकते हैं अगर वो एक ऑफ कंडीशन फिजिक को लेकर आते हैं, जिसके चांसेस मुझे तो बिल्कुल नहीं दिखते। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं बेरूस तबानी के ऊपर, जो कि आर्नो क्लासिक ब्राजील के रेनिंग चैंपियन भी है। वैसे अगर ये फिर से इस साल शो में कम्पीट करते तो डेफिनेटली वो चीज़ इस शो के हाइप को और भी ज़्यादा बढ़ा देती। बट फिलहाल बेरूस का एम कम्पीट करने का तो नहीं है। अब बेरूस के पोटेंशियल के ऊपर आई थिंक आप सबको नॉलेज होगा ही, क्योंकि जहाँ हॉर्स एमडी के ऊपर बहुतों का ये कहना है कि हॉर्स इस साल ओहायो के टॉप 5 को क्रैक करने का पोटेंशियल रखते हैं, वहीं बेरूस ने रोमानिया प्रो में हॉर्स को एक काफ़ी लंबे गैप से बीट किया था। अब हाँ, उस शो में बेरूस सैमसन जैसे मैसिव तो नहीं थे, बट कंडीशनिंग वाइज तो वो सैमसन को भी बीट कर रहे थे उस शो में। इवन इनका तो कन्फर्मेशन था कि ये प्राग प्रो में भी कम्पीट करेंगे, बट वीज़ा इश्यूज़ की वजह से वो हो नहीं पाया। तो जुलाई में जो दुबई प्रो शो होने वाली है, उस शो में इनके पास एक बढ़िया चांस रहेगा कम्पीट करने का। बट अगेन इस शो के प्राइस मनी को देखकर ऐसा लगता है कि इस शो की लाइनअप भी काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव होगी। बाकी मेजर प्रॉब्लम तो इनके साथ वीज़ा का ही है, क्योंकि प्रो क्वालिफायर शो को जीतने के बाद भी पता नहीं इनको वीज़ा मिलेगा या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 2 सालों से ओलंपिया में क्वालिफाई होने के बावजूद वीज़ा इशूज़ की वजह से कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो पता नहीं कि ये इशूज़ इस साल भी इनके साथ होंगे या नहीं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।